हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या हैं, ये नियम क्यों लागू होता है, इस नियम के कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन से अपवाद हैं और इस नियम का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीमांत उपयोगिता का अर्थ तो आप जानते होंगे कि उपभोक्ता के द्वारा जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उससे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। इसको आगे भी हम एक जब सारणी लेंगे उस समय इसको हम और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सीमांत उपयोगिता हास नियम है, उसका संबंध एक तरह से किससे है, उपभोग से। जब लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो ये जो उपभोग है उस उपभोग से संबंधित है हमारा सीमांत उपयोगिता हास नियम। देखिए, जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं, उसमें एक गुण पाया जाता है कि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग लगातार बढ़ाते जाते हैं, जब हम किसी वस्तु का उपभोग निरंतर बढ़ाते जाते हैं तो आवश्यकता विशेष को पूरा संतुष्ट किया जा सकता है। मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन आवश्यकताओं में गुण पाया जाता है कि आवश्यकता विशेष को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और आवश्यकता का जो यही गुण है इसके ऊपर हमारा सीमांत उपयोगिता हास नियम निर्भर है। जैसे मानना कि लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जैसे एक आवश्यकता है, माना कि व्यक्ति को भूख लग रही है तो भूख लगने पर वो क्या करेगा, खाना खाएगा, और जब खाना खाएगा तो उसकी आवश्यकता क्या होगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों की असीमित आवश्यकताओं में से किसी एक आवश्यकता विशेष को पूरा किया जा सकता है। आवश्यकताओं की जो तीव्रता होती हैं वो एक तरह से क्या होती हैं, सीमित होती हैं, और इसी आवश्यकता के गुण पर हमारा सीमांत उपयोगिता हास नियम आधारित है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस अवधारणा का प्रतिपादन जो है जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन के द्वारा 1854 में किया गया था। क्लियर। सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में सबसे पहले विचार 1854 में जर्मनी के अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया था, और इसी कारण से इस नियम को क्या कहा जाता है, गोसेन का प्रथम नियम। तो गोसेन का प्रथम नियम किसको कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता हास नियम को। लेकिन इसके बारे में विचार सबसे पहले गोसेन ने दिए थे, लेकिन इसको नियम के रूप में प्रतिपादित करने का जो कार्य है, नियम के रूप में व्यवस्थित करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो इसलिए आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना या वैज्ञानिक व्याख्या जो की गई है इस नियम की, वो किसके द्वारा की गई है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अब देखिए, उपभोग के सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में ये नियम लागू होता है। इसलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, उपभोग का सार्वभौमिक नियम। उपभोग की प्रत्येक क्रिया में ये नियम क्रियाशील होता है। जैसे एक छात्र पढ़ाई कर रहा है तो उसके संदर्भ में भी सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील होगा। एक व्यक्ति कहीं पर नौकरी करने जा रहा है तो वहाँ पर भी सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील होगा। जैसे हमको भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे, तो यहाँ पर भी सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील होता है। तो प्रत्येक उपभोग की क्रिया में सीमांत उपयोगिता हास नियम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उपभोग का सार्वभौमिक नियम कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजप्शन कहा जाता है। अब देखिए, नियम क्या है। प्रोफेसर मार्शल की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर मार्शल ने सीमांत उपयोगिता हास नियम को किस तरीके से प्रतिपादित किया है, उनके शब्दों में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा है, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। अब देखिए, किसी भी अर्थशास्त्र की अगर हम परिभाषा
परिभाषा देखते हैं तो लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ी हार्ड लगती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो प्रोफेसर मार्शल जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे जैसे वो क्या करता है, किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता जाता है, तो वस्तु का उपभोग वो जैसे जैसे बढ़ाएगा तो अन्य बातों के समान रहने पर उसकी जो उपयोगिता है, प्रत्येक अगली इकाई की जो उपयोगिता है वो घटती जाएगी। और इसी को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब यहाँ पे अन्य बातें कौन सी हैं, जिनको एक तरह से हम क्या कहते हैं, मान्यताएं, जिनको हमने दिया हुआ मान लिया है, जिनको स्थिर मान लिया जाता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनको आगे हम देखेंगे। तो प्रोफेसर मार्शल या अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस नियम को जो प्रतिपादित किया गया है उसका निष्कर्ष क्या कहता है कि उपभोक्ताओं के द्वारा जैसे जैसे किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है, एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाता है, तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, जब उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का उपभोग अगर वो जारी रखता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, और उसके बाद में भी अगर वो उसका प्रयोग जारी रखता है तो उस वस्तु की उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जिसको अर्थशास्त्र की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है। अब देखिए प्रोफेसर बोल्डिंग जो थे उन्होंने इस नियम की क्रियाशीलता के दो कारण बताए हैं। दो कारणों से ये जो नियम है वो लागू होता है। पहला क्या है, वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, मतलब एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का जो उपयोग है वो पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कैसा होता है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं कि माना कि एक डबल रोटी है, डबल रोटी पर मक्खन लगा के हम उसका प्रयोग करते हैं। अब इस नियम को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि डबल रोटी की मात्रा हमारे पास में स्थिर है, माना कि ये हमारे पास में एक डबल रोटी है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। तो मक्खन की मात्रा जब हम इस डबल रोटी को स्थिर मान लिया गया है और इस एक ब्रेड पर या डबल रोटी पर जब हम मक्खन की मात्रा अधिक लगाते जाएंगे तो मक्खन की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि डबल रोटी तो क्या है, ये स्थिर, ये एक ही डबल रोटी है, और इसी डबल रोटी पर अगर हम मक्खन की अधिक मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। या ऐसा हो सकता है कि जब इस पूरी डबल रोटी पर मक्खन लग जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, इस डबल रोटी पर मक्खन लगाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। मतलब इस उदाहरण में अगर हम मक्खन की मात्रा और लगा रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो डबल रोटी है उसकी दूसरी इकाई मतलब दूसरी यूनिट हमको एक और लेनी पड़ेगी। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, मक्खन लगाएंगे। तो इस तरीके से वस्तुएं क्या होती हैं, एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। और दूसरा क्या बताया कारण उन्होंने, तो किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट किया जा सकता है। लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, लेकिन उन असीमित आवश्यकताओं में से किसी एक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। और जब उस आवश्यकता विशेष की संतुष्टि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाएगी और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन उस बिंदु के बाद में भी अगर वस्तु का उपभोग अगर बढ़ाया जाएगा तो जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोफेसर बोल्डिंग ने दो कारण बताए हैं जिसकी वजह से उपभोग में वृद्धि करने पर सीमांत उपयोगिता घटती है।
अब देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक टेबल सारणी का प्रयोग करते हैं। इस सारणी में हमने एक वस्तु आम ली है और ये आम के उपभोग की इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5 6 तक, और इधर हमने सीमांत उपयोगिता ली है। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम क्या कहता है, जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग बढ़ाया जाता है 1 2 3 4 5 6, तो जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ अनुमानित संख्या ले ली है सीमांत उपयोगिता। आप कुछ भी संख्या ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो संख्या वो कैसी होनी चाहिए, घटती हुई। जैसे हमने ली है 40 30 20 10 0 -10, इस तरीके से घटती हुई संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं। माना कि जैसे आप कुछ भी संख्या लेना चाहो घटती हुई, 10 8 5 2 3, 2 के बाद में 1, मतलब घटती हुई संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारी सीमांत उपयोगिता है। और इन सीमांत उपयोगिताओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, कुल उपयोगिता आ जाएगी। तो सबसे पहले 40 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर इस 40 में अगर हम ये 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। फिर 70 में अगर हम ये 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 90 में हमने 10 और प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, 100। 100 में अगर हम 0 और प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 100, और 100 में से -10 कर देंगे तो 90। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुल उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिताओं को सबसे पहले आप कुछ भी संख्या ले लेना, घटता हुआ क्रम ध्यान रखना है। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 50 40 30 10 0 -5 -10, इस तरीके से कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। अब देखिए, इस सारणी में अगर हम देखें कि उपभोक्ता क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो आम का प्रयोग बढ़ा रहा है, तो वस्तु की आम की 5वीं इकाई का प्रयोग करने तक सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, उसकी घट रही है, लेकिन कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता आम की 5 इकाइयों का प्रयोग करता है, तो वैसे वैसे उसको मिलने वाली जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सीमांत उपयोगिताओं में क्या प्रवृत्ति है, ये सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जा रही है। और वस्तु की 5वीं इकाई का जब प्रयोग किया जाता है, 5वें आम का प्रयोग करने पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होने से जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। अब उपभोक्ता के द्वारा 5वें आम से अगर 6ठे आम का प्रयोग किया जाता है, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सीमा से अधिक मात्रा में जब उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग किया जाएगा, तो उसकी उपयोगिता उसके लिए ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे आम का अगर वो ज़्यादा प्रयोग करेगा तो हो सकता है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाए। किसी भी वस्तु के संदर्भ में ऐसा हो सकता है कि खाना हम खा रहे हैं, पेट भर के अगर हमने खाना खा लिया है और ज़बरदस्ती अगर हम खाना चाहेंगे तो हमारे पेट में गड़बड़ी हो सकती है, हमको उल्टी आ जाएगी। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। तो सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आम का प्रयोग बढ़ाया जाता है, तो आम से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम कहते हैं। इसी स्थिति को हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये चाहे तो हम सारणी को रेखा चित्र में प्रदर्शित कर लें, या हम कुछ चाहें तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो आपको ध्यान रखना है कि कुल उपयोगिता का वक्र पहले बढ़ता हुआ होता है, अधिकतम होने के बाद में फिर वो घटना प्रारंभ हो जाता है। इस आकार का होता है कुल उपयोगिता वक्र। और कुल उपयोगिता जहाँ से कम होना प्रारंभ हो जाती है, उसके सामने सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। तो ये सीमांत उपयोगिता का वक्र हमने बनाया, ये मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, पहले बढ़ती होती हैं, अधिकतम होने के बाद में फिर घटना प्रारंभ हो जाती हैं। और जब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है, उसमें सीमांत उपयोगिता क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं।
तो इस डायग्राम से हम देखें कि उपभोक्ता के द्वारा जैसे जैसे वस्तु का जो उपभोग है वो बढ़ाया जा रहा है, ओ वाई अक्ष जो है इधर हमने क्या लिया है, वस्तु के उपभोग की मात्रा। तो जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और सीमांत उपयोगिता कम होती है इसीलिए सीमांत उपयोगिता वक्र का ढाल नीचे की तरफ गिरता हुआ है। तो ये हो गई हमारी सारणी। अब देखिए हमने जब सिद्धांत लिया था हमने क्या कहा था, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो देखिए कौन कौन सी मान्यताएं ली गई हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या माना गया है कि वस्तु का जो उपभोग है वो उपयुक्त इकाइयों में होना चाहिए। जैसे हम पहली रोटी खा रहे हैं, इस पे मक्खन लगा हुआ नहीं है, तो दूसरी रोटी जो हम उपभोग करेंगे उस पर भी मक्खन नहीं होना चाहिए। ये नियम कहता है कि दोनों की जो इकाइयाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी, समरूप होनी चाहिए। पहली रोटी जितनी बड़ी थी उतनी ही दूसरी रोटी होनी चाहिए, और पहली रोटी पर अगर घी लगा, मक्खन लगा हुआ नहीं है तो दूसरी रोटी पर भी मक्खन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता दूसरी रोटी पर मक्खन का प्रयोग करेगा तो हो सकता है कि उसके लिए उपयोगिता बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या मान लिया गया है कि वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो उपयुक्त इकाइयाँ होनी चाहिए, और साथ ही साथ सभी जो इकाइयाँ हैं वो गुण में समान भी होनी चाहिए, मात्रा में भी समान होनी चाहिए। तो पहला हमने एक गिलास पानी पिया है, तो लगातार अगर हम पानी पीते जाएंगे, पहली गिलास, दूसरी गिलास, तीसरी गिलास, तो उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। लेकिन पहली बार तो हमने एक गिलास पानी पिया है और दूसरी बार अगर हम छोटे चम्मच से अगर पानी पी रहे हैं तो फिर उपयोगिता हमारे लिए बढ़ भी सकती है। इसलिए क्या माना गया है कि वस्तु की जो इकाइयाँ हैं, जो उपभोग किया जा रहा है वो मात्रा में समान होनी चाहिए, गुण में समान होने चाहिए, और एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। उपयुक्त इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए कि एक हम गिलास की बात कर रहे हैं तो दूसरी भी गिलास की होनी चाहिए, दूसरी इकाई चम्मच नहीं हो सकती हैं। अब देखिए साथ ही साथ तीसरी मान्यता हमारी है कि जो हम उपभोग कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, हमने अभी एक गिलास पानी पिया है तो दूसरा गिलास पानी जो है वो हम लगातार अभी प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद में हम दूसरी पानी के गिलास का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही समय की हम बात कर रहे हैं। जब हम उपभोग लगातार करेंगे, जैसे हम अभी खाना खाने बैठ गए हैं तो लगातार अगर हम अभी खाना खाते जाएंगे, 1 रोटी, 2, 3, 4, 5 रोटी जैसे, तो उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाएगी। तो समय क्या होना चाहिए, समय के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, उपभोग क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। साथ ही साथ वस्तु की जो कीमत है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी भी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वस्तु की जो कीमत है, संबंधित वस्तु की जो कीमत है, उनको भी एक तरह से इस नियम में स्थिर माना गया है। साथ ही साथ उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक दशा है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। माना कि एक व्यक्ति ने जैसे 1 रोटी खाई है और उसके बाद में उसने कोई मादक पदार्थ जैसे भांग का प्रयोग कर लिया है, तो भांग का प्रयोग करने के बाद में हो सकता है कि वस्तु की जो उपयोगिता है उपभोक्ता के लिए बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, भांग का प्रयोग किया गया है। मादक पदार्थों का प्रयोग करने से लोगों की जो मानसिक दशा है, मानसिक स्थिति है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जबकि इस नियम में क्या मान लिया गया है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई प्रयोग मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मानसिक दशा जो है वो स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो मादक पदार्थ हैं जैसे कि शराब हैं, तो शराब की 1 इकाई का प्रयोग करने के बाद में जो उसके प्रयोग करता है, जो शराबी है, उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, उसके लिए बढ़ जाती है।
तो मादक पदार्थों के संदर्भ में ये जो नियम है वो क्रियाशील नहीं होगा। तो हमने क्या मान लिया है कि वस्तु का प्रयोग करने के बाद में उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मान्यता हमारी कि उपभोक्ता एक तरह से क्या होता है, विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब विभिन्न वस्तुओं के ऊपर जो वो खर्च करता है वो सोच समझ के करता है, अपनी पसंद अपनी रुचि के अनुसार वो उपभोग करता है उस वस्तु का। और फिर उपभोक्ता की जो रुचि है, आदतें, फैशन है, ये भी एक तरह से क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कि जैसे मानना कि लोगों के द्वारा सूती कपड़ों का प्रयोग किया जा रहा है और अब फैशन चेंज होके जैसे खादी का प्रचलन बढ़ जाए एक तरह से, तो क्या होगा, खादी का प्रयोग करने से उपभोक्ता को उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो हमने लेकिन यहाँ पे मान लिया है कि उपभोक्ता की जो रुचि है, फैशन है, आदत है, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी मान्यताएं, इनको हम क्या कहते हैं, अन्य बातें समान रहे, मतलब इन सभी तत्वों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें स्थिर रहेगी तो क्या होगा, वस्तु का प्रयोग बढ़ाने पर उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता के लिए कम हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब देखिए इस नियम के कौन कौन से अपवाद हैं उनको हम देखते हैं। नियम के अपवाद, तो देखिए नियम के कौन कौन से अपवाद हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं वास्तविक अपवाद या दिखावटी अपवाद, और दूसरा हमारा होता है, एक तो होता है वास्तविक और दूसरा होता है अवास्तविक। अवास्तविक को हम क्या कह सकते हैं, दिखावटी। अब देखिए अवास्तविक या दिखावटी अपवाद कौन कौन से हैं, सूक्ष्म इकाई। जब वस्तु की इकाई अत्यधिक सूक्ष्म हो जाएगी तो उपयोगिता क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। जैसे कि पहली बार हमने एक गिलास पानी का जो प्रयोग किया है वो इतनी बड़ी है, और दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, छोटे स्पून चम्मच से पानी पी रहे हैं। तो लेकिन हमने मान्यता ली थी कि वस्तु की इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, छोटी इकाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी इकाई हो जाती है तो उपयोगिता बढ़ भी सकती हैं। इसी तरीके से जो मादक पदार्थ हैं उनके संदर्भ में भी हमारा ये नियम लागू नहीं होता है। मादक पदार्थ जो होते हैं, शराब है, सिगरेट, इनका प्रयोग करने पर उपयोगिता बढ़ती हैं। इसी तरीके से कुछ वस्तुएं दुर्लभ होती हैं, प्राचीन होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इनको इकट्ठा कर रहा है तो जैसे जैसे दुर्लभ वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है तो उस आदमी के लिए उपयोगिता क्या हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। और फिर प्रदर्शन प्रभाव, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, दिखावापन अगर करते हैं तो दिखावापन करने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का अधिक प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सारे एक तरह से क्या होते हैं, दिखावटी या अवास्तविक अपवाद होते हैं। और वास्तविक अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे मधुर संगीत या कविता का सुनना, की माना कि हमको कोई गाना अच्छा लगा है, कोई कविता अगर अच्छी लगी तो उसको हम क्या करते हैं, बार बार उसको सुनना पसंद करते हैं। कोई नया फिल्मी सॉन्ग आया या अन्य कोई भी कविता भी हो सकती है, तो जब हम प्रारंभ में अगर उसको सुनते, अगर वो गाना हमको अच्छा लगता है तो हमारी इच्छा क्या होती है, उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है। तो उपयोगिता क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई है। और कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि किसी वस्तु का जब उपभोग किया जाता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था जो है उसमें उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है। जिससे हमको भूख लग रही है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हमने पहली रोटी का प्रयोग किया है और अब इस स्थिति में क्या होता है, हमको और ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था है, जैसे हमको भूख लग रही है तो प्रारंभिक अवस्था में हमने जैसे एक रोटी खाई है तो हमारी इच्छा क्या होगी, बाद में और रोटी खाने की इच्छा होती है। या हमने मिठाई में जैसे गुलाब जामुन का प्रयोग किया है, एक गुलाब जामुन अगर हमने खाया तो हमारी इच्छा क्या होती है, और खाने की इच्छा होती है। मतलब कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो उपभोग की प्रारंभिक अवस्था है वहाँ पर एक तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील नहीं होता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में भी अगर हम देखें तो इन सभी स्थितियों में भी क्या होगा, एक समय बाद में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील होगा। चाहे हम इनकी बात करें, अवास्तविक अपवादों की बात कर रहे हैं या वास्तविक अपवादों की बात कर रहे हैं। कि हमने जैसे एक गाना सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उसको 5 बार सुन लिया, 10 बार सुन लिया, बार बार सुनेंगे तो एक समय बाद में उसकी उपयोगिता क्या होगी, कम हो जाएगी। सेम ऐसा कैसा इन वस्तुओं के संदर्भ में भी ऐसे ही होगा कि एक सीमा ऐसी आएगी जिसके बाद में
ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो क्रियाशील हो जाता है। अब देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है उसका कुछ महत्व है अर्थशास्त्र में, वो क्या महत्व है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो महत्व वो क्या है, वस्तु की कीमत निर्धारण में उपयोगी। तो किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, किसी वस्तु की कीमत कम होती है, तो कीमत का जो निर्धारण है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर होता है। तो कीमत निर्धारण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जेवंस। उन्होंने कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग किया है। और एक जल हीरा विरोधाभास है। देखिए जल की जो कुल उपयोगिता होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती हैं, इसलिए जल की कीमत क्या है, कम। और हीरा एक तरह से क्या होता है, दुर्लभ है, कम पाया जाता है, लेकिन उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसी वजह से उसकी कीमत भी क्या होती है, ऊँची होती है। अगर हमको एक हीरा मिल जाए और एक गिलास पानी मिल जाए तो हम दूसरी इकाई जो है किसकी लेना पसंद करेंगे, हीरे की। इसका मतलब क्या हो गया, हीरे की जो सीमांत उपयोगिता है वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए हीरे की कीमत, डायमंड की कीमत क्या होती है, ज़्यादा। और पानी की सीमांत उपयोगिता कम होती हैं, इसलिए पानी की कीमत भी क्या होती है, कम होती है। इसी तरीके से दूसरा जो महत्व इसका वो है मांग के नियम का आधार, या अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियम हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम है जो आगे हम पढ़ेंगे, या कर प्रणाली है, मांग का नियम है, ये सब एक तरह से क्या है, इस नियम के ऊपर, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के ऊपर निर्भर है। कि देखिए मांग का जो नियम है वो क्या बताता है कि मांग वक्र का जो ढाल है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर गिरता होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करने के लिए उसकी कीमत क्या देना चाहेगा, कम कीमत देना चाहेगा। इसका मतलब वस्तु की कीमत और मात्रा में किस प्रकार का संबंध है, विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। इसलिए मांग के नियम का जो आधार है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। इसी तरीके से जो सरकार की राजकोषीय नीति है, या जो राजस्व नीति है, जिसमें सरकार क्या करती हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लगाती हैं, आय का पुनर्वितरण करती हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, तो उस राजकोषीय नीति के लिए भी ये नियम जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए सरकार क्या करती हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं उनके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक तरह से क्या होती है, कम होती है, इसलिए अमीर व्यक्तियों के ऊपर सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती हैं, और टैक्स के रूप में जो भी पैसा प्राप्त होता है उसे गरीब व्यक्तियों के कल्याण के लिए खर्च कर देती हैं। इससे सामाजिक कल्याण जो है वो भी एक तरह से क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। जैसे माना कि हम डायग्राम अगर देखें कि ये जो है अमीर व्यक्तियों की जो सीमांत उपयोगिता है वो माना कि इतनी है, M से M1 तक सीमांत उपयोगिता अमीरों के लिए क्या होती है, कम होती हैं, माना कि कितनी है, इस पूरे एरिया के बराबर सरकार ने क्या किया, M से M1 के बराबर टैक्स लगा दिया है। तो टैक्स लगाने से अमीर व्यक्तियों के लिए जो उपयोगिता है वो इस पूरे क्षेत्र के बराबर कम हो जाएगी। M से M1 मात्रा में टैक्स कर लिया गया है, और इस टैक्स को कहाँ पे खर्च किया जाएगा, गरीब व्यक्तियों के ऊपर। माना कि ये जो M से M1 तक टैक्स लिया गया है वो गरीब लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया है, और गरीब लोगों के लिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर PP1 गरीब लोगों के ऊपर जो खर्चा किया गया है टैक्स वो अमीर व्यक्तियों से लिए गए टैक्स के बराबर है, लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए उपयोगिता क्या है, यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा है, जबकि अमीर व्यक्तियों के लिए उपयोगिता कितनी थी, इतनी कम थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सामाजिक लाभ है, सामाजिक कल्याण है वो एक तरह से क्या होता है, बढ़ता है। इसी तरीके से जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ठीक है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो सम सीमांत उपयोगिता नियम उसका भी एक तरह से आधार है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग किया जाता है कि एक वस्तु का प्रयोग अगर उपभोक्ता ज़्यादा करता है तो उस वस्तु की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता क्या करता है, अब मुद्रा को दूसरी जो लाभदायक वस्तु हैं उसके ऊपर वो खर्च करता है। इस तरीके से जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है उसमें भी इस अवधारणा का सीमांत उपयोगिता ह्रास
नियम की जो अवधारणा है उसका प्रयोग होता है। इसी तरीके से उपभोक्ता की जो बचत है, कंज्यूमर सरप्लस, इस सिद्धांत में भी एक तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग किया गया है कि देखिए उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु का प्रयोग करने के लिए जो कीमत वास्तव में चुकाता है और जो वो देना चाहता है संभावित कीमत, उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो जैसे जैसे उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु का अधिक प्रयोग करता है, वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वस्तु की जो सीमांत इकाई है उसकी उपयोगिता जो है MUX वो किसके बराबर हो जाती है, वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता की बचत का जो आधार है वो भी क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर किसी वस्तु की कीमत, उसका विनिमय मूल्य क्या है और उस वस्तु का उपभोग मूल्य क्या है, उपयोग मूल्य क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर किया जा सकता है। जैसा कि हमने हीरा और पानी का जो विरोधाभास है, जल हीरा विरोधाभास जिसको कहा जाता है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है वो भी किसके आधार पर होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर होता है। तो किसी वस्तु की जो सप्लाई है, पूर्ति है, जितनी अधिक होती हैं उतनी ही उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है और इसी कारण से उसकी कीमत भी क्या होती है, कम होती है। जैसे पानी, हवा, सूर्य की रोशनी है, ये एक तरह से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी कारण से इनकी सीमांत उपयोगिता क्या है, कम। और सीमांत उपयोगिता कम होने से इनकी कीमत भी एक तरह से क्या है, कम है, या हमको एक तरह से ये निःशुल्क ही उपलब्ध हो जाती है।